अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। ट्रंप बिल्कुल पागल हो गया, भुखला गया। ट्रंप का जो ये जंग में इसराइल और ईरान की शामिल होने का फ़ैसला था, इससे बहुत सारे लोगों ने उसकी इंडिपेंडेंस पे सवाल उठाया। हम जो कई सालों से बात कर रहे थे कि अमेरिकन कांग्रेस और अमेरिकन प्रेसिडेंसी जूइश इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट नहीं होती। एक मेजर पैक है वहाँ पे जो फंड करते हैं कांग्रेसमैन को, और फिर वो प्रो इज़राइल पॉलिसीज़ उनसे बनवाते हैं। तो ट्रंप ने तो उस सब को पार करते हुए इतनी मोहब्बत दिखा दी इसराइल से कि अब उसको शायद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे थे, हमने आपको बताया था। उन केसेस की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी और रिलेटिवली ओपन एंड शट केसेस हैं। जब कोई भी इंसान उन केसों को पढ़ता है तो कहता है यार हाँ वाकई इस चवल ने ये चवली मारी होगी। ट्रंप ने एक इंतहाई लंबी ट्वीट की, वो पूरी ट्वीट तो मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे अटैच कर दें, वीडियो पॉज करें, तहम्मुल से उसको पढ़ें। मसलन कि अमेरिका का प्रेसिडेंट, इंजीनियर साहब के बकौल गौसे वक्त का प्रेसिडेंट लिटरली नेतन्याहू के साथ उस तरह बात कर रहा है जिस तरह कोई भागी हुई मशूक को मना रहा हो कि तुम वापस आ जाओ। मसलन उन्होंने कहा कि ये एक वॉरियर हैं नेतन्याहू, इन्होंने जो कारनामे सर अंजाम दिए इसराइल के लिए कोई सोच नहीं सकता था। इन इसराइल को तो चाहिए इनको चूम चाट के रखे, सर का ताज बनाए इनको, लेकिन इनके खिलाफ मुकदमा और है। वही जो मोदी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान ने हमारे भी हमला कर दिया। साथ ही साथ ट्रंप ने कहा कि मैं ये होने नहीं दूंगा, जिस तरह अमेरिका ने इसराइल को बचाया है तो मैं नेतन्याहू को भी बचाऊंगा। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने ओपन धमकी दी है कि जनाब मैं अंदरूनी मामलात में अमल दखल करूंगा इसराइल के। ये सब कुछ वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो ये शो करें कि वो प्रॉक्सी नहीं है बल्कि इसराइल प्रॉक्सी है। ये जो अमेरिका और इसराइल का ये रिलेशनशिप है ना, आपस में कौन किसकी प्रॉक्सी है, कौन किसका कुत्ता है, कौन किसके इशारों पे नाचता है। अब ट्रंप उस पैराडाइम को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं इसराइल के इशारों पे नहीं नाचा, असल में तो इसराइल मेरे इशारों पे नाचेगा क्योंकि मैं नेतन्याहू को बचा लूँगा सुप्रीम कोर्ट से। बड़ी अजीब जमहूरियत है, बड़े अजीब वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जो दुनिया में पाठ पढ़ाते हैं जस्टिस का। अफ़गानिस्तान में लाखों लोगों को शहीद कर देते हैं, इराक़ में लाखों लोगों को शहीद कर देते हैं जस्टिस के नाम पे कि जनाब यहाँ हम डेमोक्रेसी लाएंगे। पूरे लिबिया को डिरेल कर देते हैं कि जी हमने यहाँ जमहूरियत लेके आनी है। अरब स्प्रिंग्स इंजीनियर करते हैं कि हमने यहाँ जमहूरियतें लेके आनी है। लेकिन जब इसराइल एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा पहुंच के नेतन्याहू को सज़ा दे रहा है तो अमेरिका को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। ये अमेरिका का दोगलापन है जो हमें सऊदी अरेबिया की बारी नज़र आता है, कतर की बारी नज़र आता है, हमें हर उस मुल्क में नज़र आता है जहाँ पे जमहूरियत ना हो लेकिन अमेरिका उसको फिर भी सपोर्ट करता है। यही तो इंडिया का रोना है। उनको बहुत तकलीफ़ होती है। इंडिया को दो वजूहत से तकलीफ़ होती है। इंडिया की ख्वाहिश और मोदी बिलखसूस ही ख्वाहिश है कि वो अमेरिका का नेतन्याहू बने इस एरिया में, कि जिस तरह एक अंधी तकलीद और मोहब्बत ट्रंप नेतन्याहू के लिए करता है वो मोदी के लिए भी करे। लेकिन ट्रंप भी शरारती आदमी है, ठीक है। वो जब भी मोदी की तारीफ़ करता है वो साथ पाकिस्तान की तारीफ़ कर देता है। ट्रंप ने कहा कि मैं पिछले हफ्ते पाकिस्तान के आर्मी जनरल को मिला, बड़ा इम्प्रेसिव आदमी है, बड़ा बहादुर आदमी है, न्यूक्लियर वॉर उसने प्रिवेंट कर दी, यानी तारीफ़ की। साथ ही उसने कह दिया सेम लम्हे में कि मोदी भी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। यानी कि इंडिया की 70 साल की फॉरेन पॉलिसी ख़त्म कि पाकिस्तान और इंडिया का सेम ब्रेथ में नाम नहीं होगा। तो ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडिया का सेम ब्रेथ में नाम लिया। इंडिया का डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का नाम पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बराबर लिया। यानी उसने रिकग्नाइज किया पाकिस्तान पावर स्ट्रक्चर क्या है जो अनडेमोक्रेटिक है, और उसने पाकिस्तान और इंडिया को बराबर ठहरा दिया। इतनी बड़ी चपेट पाकिस्तानी भी नहीं मार सके इंडिया को जितनी ट्रंप ने ट्वीट के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए मार दी है। उसकी मेहरबानी। एक तरह से ट्रंप दुख देता है नेतन्याहू वाली बात करके, लेकिन इधर बड़ा लुत्फ देता है। आप यकीन जाने अगर आप एक दिन सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक ट्रंप का ट्विटर खोल के बैठ जाएं, महजूज होंगे आप बेहतरीन सीजन्स भूल जाएंगे कि उनके मूड ऐसे चेंज होते हैं। मसलन मैं एक सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सीज़ फायर हो गया है, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया सीज़ फायर हो गया है। गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस इसराइल, गॉड ब्लेस ईरान। इसराइल के जहाज़ उठ पड़ते हैं। ट्रंप कहता है खबरदार जहाज़ वापस भेजो।
फिर रिट्वीट आती है कि ऐसा जहाज़ वापस जब भेज रहे होगे ना साथ वेव भी करते जाना कि जनाब असी आए सन लेकिन असी वापस जा रहे हैं। उसके बाद फिर आता है कि जनाब देखें मैंने सब कुछ बंद करवा दिया। लतीफ़ा तो इस लेवल पे पहुंच गया है कि नेटो की मीटिंग के दौरान मिसाल देते हुए ट्रंप समझा रहा नेटो के चीफ को कि इज़राइल ईरान ना बच्चों की तरह है, मेरे बच्चों की तरह है, आपस में लड़ रहे थे, मैं कहा थोड़ा लड़ लो। फिर मैंने आकर ना मामला थाम दिया। तो नेटो का चीफ कहता है आप तो उनके डैडी हुए, डैडी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। ट्रंप ने कहा हाँ हाँ यस यस मैं उनका डैडी हुआ। पाकिस्तान में पीटीआई ने कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। नेटो के चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान और इजराइल का बाप बना दिया। ये सियासत है जी। हमें भी अपने सियासतदानों को गालियां देते हैं कि आप कितने इररिस्पॉन्सिबल जुमले देते हैं। ये ठीक ही करते हैं यार, हर कोई ये कर रहा है। तो यहाँ पे जब सियासतदान कहते हैं ना, इमरान खान साहब भाषण देते हुए कोई लूज बॉल फेंकते हैं, कोई गलत बात करते हैं तो बंदा कहता है सर आपने गलत किया, ये ठीक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब गुस्से में आके माइकों को धकेल रहे थे, बंदा कहते हैं आप क्या कर रहे हैं यार, ये इमेच्योर लगता है। ओए ट्रंप डैडी है वालदे मोहतरम है। तो ये चलता है क्योंकि दर हकीकत हमारी आवाम और लोगों को ये चीज़ें पसंद आती हैं। जो हमारी टीवी प्रोग्रामिंग है वो इस चीज़ की इंडिकेटिव है कि हमारा माइंडसेट कितना सिक हो गया है, हमारा ह्यूमर कितना बेसिक हो गया। अब हम दोबारा बचपन की तरह फाट जोक्स के ऊपर हंसते हैं, एंजॉय करते हैं। हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल मिनहासुल दुनिया गिर चुका है कि हम इस चीज़ को एंजॉय करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ इस सारी फूलिशनेस के दौरान 80 लोग 24 घंटे में गाज़ा में शहीद कर दिए गए। यानी कि दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करके इस जहालत में, इस बेवकूफ़ानापन में इसराइल ने अपना टेररिज्म जारी रखा। पिछले 14 दिन में जब से ये जंग हो रही है 800 से ज़ायद लोग लगभग शहीद कर दिए गए और मामला थमने को बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और मामला सिर्फ गाज़ा की तरफ नहीं बल्कि वेस्ट बैंक की तरफ भी बहुत पख्ता जा रहा है। इजरायली सेटलर ग्रुप्स ने वेस्ट बैंक के ऊपर भी मुख्तलिफ जगहों पे अटैक करना शुरू कर दिया है। जॉर्डन के बॉर्डर पे इसराइल वॉर एक्सरसाइजेस कर रहा है। ईरान जो अभी सीज़फायर करके हटा है वो रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल और मोसाद इंडिपेंडेंटली एक्टिविटीज़ अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। यानी कि ट्रंप के दिमाग में जो सीज़ फायर है, जो दुनिया को वो एक ख्वाब बेचने की कोशिश कर रहा है कि सीज़ फायर होगा, सीज़ फायर होगा, सीज़ फायर होगा, ये सब नॉनसेंस है। इवन जो इंडिया पाकिस्तान का सीज़ फायर है, जो कि ट्रंप कहता है जी सीज़ फायर करा दिया, न्यूक्लियर वॉर अवर्ट करा दी। 6 इंडियन स्पाइज पाकिस्तान ने CTD के ऑपरेशन में कल पकड़े हैं, पाकिस्तान में मौजूद एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे थे। इंडिया और इसराइल को जब अमेरिका की थपकी हासिल थी पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा, अगर आप नोटिस करें, इसराइल को हासिल थी ताकि वो मिडल ईस्ट के मामला को कंट्रोल करे और इंडिया को हासिल थी ताकि वो चाइना के मामला को कंट्रोल करे। उसकी वजह से उनको एक इन्फ्लेटेड आइडिया ऑफ सेल्फ हो गया कि हम बहुत को बड़ी चीज़ है। दोनों को जब चपेटें पड़ी तो वो ये इन बेसिक टेररिज्म एक्टिविटीज़ पर रिजॉर्ट कर रहे हैं कि ठीक है एस्पियोनाज करवाओ, पैसा खर्च करो, दहशत गर्दी करवाओ इन मुल्कों के अंदर।
तो पूरा का पूरा जो नैरेटिव था वो शिफ्ट हो गया और जो वर्ल्ड पैराडाइम था वो शिफ्ट हो गया। अब टेररिज्म परपेट्रेटर्स हैं इसराइल और इंडिया। उनका जो बाप है अमेरिका, वो हमेशा से टेररिज्म का परपेट्रेटर था, लेकिन उन्होंने अपने एक्टर्स नीचे वाले लेवल पे चेंज कर दिए। अगर पहले अमेरिका ने आईएसआईएस बनाई, पाकिस्तान को फंड किया अफगान मुजाहिदीन में वॉर में कि मुजाहिदीन तैयार करो, अब वो ये काम इंडिया और इसराइल से ले रहा है और हम आपको बहैसियत पाकिस्तानी होने के तजर्बे से बनाते हैं। ये इंडिया और इसराइल के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये आग ऐसी है कि इवेंचुअली अपने ही घर में लग जाती है। जब आप इन तंजीमों को फंड करते हो, इनको ट्रेन करते हो, तो फिर आखिर इनकी क्लैशनों का रुख आपकी तरफ ही हो जाता है। हमने अभी रिसर्च शुरू की थी और इंशाल्लाह अमान जल्दी उस पर वीडियो रिकॉर्ड कराएगा, जहाँ पे इंडिया के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, मैं इंसेन लेवल पे एक अजीब ही तमाशा लगा हुआ है वहाँ पे। ईंट पट्टो तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट ये चल रही होती है। तो ये वहाँ की खास रियलिटी है। अब जी हम लोकल न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि सलमान ने कहा कि भाईजान आपका भाषण बहुत लंबा होता है, वीडियो 20-22 मिनट की होनी चाहिए। मैं अच्छा जी सर। गंडापुर साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि जनाब पार्टी लीडर की हमें ज़रूरत है केपी बजट को पास करने के लिए, उसको देखने के लिए। हालांकि बजट तो पास कर चुके हैं, ना तो सिर्फ गंडापुर साहब बजट पास कर चुके हैं, गंडापुर साहब ने वो किया जो हुकूमत के एलाइज ने भी नहीं किया। गंडापुर साहब ने केपी बजट का सरप्लस फेडरल को दे दिया। फेडरल गवर्नमेंट की शर्त ये होती है कि जितने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का साल के एंड में सरप्लस होगा वो पैसा फेडरल को वापस देंगे। सिंध ने रिफ्यूज़ किया, केपी ने उठा के वापस दे दिया। वफादारी, क्या बात है। अब अली अमीन गंडापुर की पोजीशन बहुत टेनुअस हो गई है। सारे सवाल जो आप करें, तनकीद कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, मीम्स बना के शेयर कर रहे हैं। अली अमीन साहब को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। ये जो मीम कल्चर था कि तफन्नन किसी का ठट्टा उड़ाओ, मजाक उड़ाओ, इंसल्ट करो, अब ये पीटीआई के लीडरों को खुद ही चुप रहा है। वो अपनी ही सोशल मीडिया टीम को गालियाँ दे रहे होते हैं। मैं यही अली अमीन गंडापुर की वॉइस लीक हुई थी जहाँ पे वो इमरान रियाज खान को गंदी गालियाँ दे रहे थे। फैसल अमीन जो उनके भाई हैं बकौल बैरिस्टर शहजाद के, इस वक्त वो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को गालियाँ दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। तो रियलिटी ये है कि जब आप एक गलत इमोरल एक्टिविटी प्लान करते हो, उसको स्प्रेड करते हो, आखिर वो आप ही के घर आके आपको डसती है। बिकॉज जो आपने असूल वाइल्ड वेस्ट के तय कर दिए थे पीटीआई सोशल मीडिया टीम के लिए, वो ताउम्र आप भी पूरे नहीं कर सकते थे कि भड़काऊ भाषण देंगे, रेवोल्यूशन लीड करेंगे, फाड़ देंगे, देख लेंगे, तबाह कर देंगे। ये नहीं पॉसिबल मेरे भाई। ये मुल्क है, यहाँ 25 करोड़ लोग रहते हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। तो आपको जिम्मेदार फैसले लेने होते हैं। अब वहाँ से वापस आना उनके लिए मुश्किल हुआ है। ये रियलिटी है। अली अमीन गंडापुर सफाई पे सफाई दे रहा है। कभी वो बंदूकें इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ करता है कि जनाब मैं सिर्फ आंसरेबल इमरान खान का हूँ, इज़्ज़त मैं सबकी करता हूँ, लेकिन जवाबदेही मैं सिर्फ उनकी करूँगा। तो हजूर मन, आपके लीडर ने तो कहा था बजट अप्रूवल से पहले कि मेरे पास आओ, मुझे बताओ। आपने नहीं किया। अब आपके लीडर ने ट्वीट किया कि जनाब ये बजट बेकार है, इसके तहत सिर्फ लोन इंक्रीज़ किया जाएगा पाकिस्तान का, पैसे उठा उठा कर इन लोगों को मार देना है। अच्छा, ये बात सब करते हैं। नून लीग पीपीपी के दौर में कहती है कि इन्होंने कर्जा बहुत ले लिया, पीपीपी नून के तुमने कर्जा बहुत ले लिया, पीटीआई कहते हैं तुमने कर्जा बहुत ले लिया, और ये सब बहुत कर्जा लेते हैं। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में 24,000 अरब कर्जा लिया था। ये हमारी हिस्ट्री का बिफोर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट रिकॉर्ड था कर्जे का। केपी गवर्नमेंट का आउटस्टैंडिंग लोकल डेट 2019 में 190 अरब था और 2024 के एंड में 709 अरब है। तो ये मुल्क कर्ज़ों पे चलता है। हम पैसे लेते हैं, उससे हम डेवलपमेंट का काम थोड़ा बहुत कर देते हैं और बाकी हम करप्शन और तनख्वाहों में बांट देते हैं। तो ये पैसे एंड में हमारे आउटस्टैंडिंग डेट में ही खड़े होते हैं। अभी वाली गवर्नमेंट को भी इस बजट में हमने आपको बता दिया, बजट जब पेश हो रहा था कि लगभग 4,000-4,500 अरब आप कर्जा लेंगे तो ये बजट आपका क्लियर होगा। तो सरकार ने कर्जे लेना शुरू कर दिए। ये जो फॉरेन कर्जा होता है ना, कुछ भी नहीं होता, हमारा ना होने के बराबर है। हम लोकल बैंक से कर्जे बहुत लेते हैं, लोकल इंस्टीट्यूशन से कर्जे बहुत लेते हैं, और उन इंस्टीट्यूशंस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है। यानी कि हमने एक एलीट बनाई हुई है
उस एलीट के लिए हम सारा कारोबार करते हैं, चाहे वो शुगर का हो, चाहे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो हमारे इंडस्ट्रीज़ का हो, तो हम सब उनके ग़ुलाम हैं। और ये सारी सियासी जमातें उनकी जेब में हैं, ये उनको चलाती हैं, फंड करती हैं। ये तो रियलिटी है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या कहते हैं, अली मीन गंडापुर साहब का बजट अप्रूव कर देना पार्टी लाइन से ख़िलाफ़, फेडरल को पैसे वापस दे देने पार्टी विश के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब का कहना कि ये बजट बेमायनी है, ये IMF का बजट है, हालांकि उनके अपने बजट्स में डेट प्रोक्योर हुआ हुआ है। ये सब का सब आपको और मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए। हमें बेवकूफ़ ये क्यों बनाना चाहते हैं? ताकि इनका सिस्टम सर्किट चलता रहे। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जितने MPA KP में PTI के, जितने MNA सेंटर में PTI के, जितने PTI के एसोसिएटेड मीडिया पर्सनस हैं, उनकी पूरी की पूरी इकॉनमी PTI से चलती है, इमरान खान साहब से चलती है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो न्यूज़ स्पिन करता है इमरान खान साहब के नाम के ऊपर करता है, सब इससे चलता है। ये सब क्लेम करते हैं और ये रिलेटिवली ट्रू भी है। इमरान खान साहब को या विलन के तौर पे पेंट करना या अनाउज़ुबिल्लाह किसी बहुत प्रॉफिट टाइप बंदे की तरह पेंट करने में पैसा ही पैसा होता है। लोग बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर देख रहे होते हैं। तो फिर इमरान खान साहब को बड़ा किया जा रहा होता है इस प्रोसेस में, उनको बहुत बड़ा बनाया जा रहा होता है। अगर हम गवर्नमेंट परफॉर्मेंसेस की बात करें, हम अगर डेट रेशियोज़ की बात करें, तो भाई थोड़ा ही फ़र्क है सब में। अगर हम डिलीवरेबल्स टू पीपल की बात करें, थोड़ा ही फ़र्क है। तो फिर डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं? पर्सनल में, कि इनकी पार्टी में कौन लोग हैं। पार्टियों के अंदर वही लोग हैं जो हमेशा से ताकतवर थे। अली मीन गंडापुर कोई सेल्फ मेड आदमी नहीं है, जागीरदार है। परवेज़ खट्टक कोई सेल्फ मेड आदमी नहीं था, रईस था। इनकी पूरी जमातों में चंद मिसालें होंगी सेल्फ मेड बंदों की, अपर मिडिल क्लास बंदों की, जो सारे एलीट के एलीट हैं, बादशाहों के बादशाह हैं। तो ये जमातें हमें उसका रिप्रेजेंट नहीं करती। हाँ, एज अ कौम हम किसी से मोहब्बत कर बैठते हैं और उसकी मोहब्बत में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम उसके आगे पीछे नहीं देखते कितने बड़े सांप बैठे हुए हैं जो डसेंगे हमें, और वो लोग डसते हैं। उस्मान बुज़दार का बनता था CM पंजाब बनना। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, आपकी इकॉनमी का मेजर हिस्सा है। तो उस्मान बुज़दार साहब CM थे। आप दिलों पे हाथ रखें और सच बताएं कि अली अमीन गंडापुर साहब इक्विप्ड हैं KP के सूबे को चलाने के लिए। जो बंदा हर गुफ्तगू में गालम गलोच करे, गुस्से पे कंट्रोल ना हो, क्या वो CM हो सकता है? हमें मरीम नवाज़ साहिबा के CM होने पर डाउट है कि यार आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है टू बी चीफ मिनिस्टर, कि आपके वालिद चीफ मिनिस्टर थे, आपके चचा चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए आप चीफ मिनिस्टर बन गई। तो क्या हम ये सारे असूल PTI की बारी भूल जाएंगे? नहीं। तो ये सब मिलके हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। एक खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान की रेसिप्रोकल टैरिफ टॉक्स अमेरिका के साथ नेक्स्ट वीक कंक्लूड हो जाएंगी। उसके बाद उम्मीद है कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते वक्त अमेरिका को रिलीफ्स क्रिएट होंगी, और ज़ाहिर है जो हमने सीज़ फायर किया और जो हमारी पजीराई दुनिया में हो रही है, ये उसी के एवज़ हो रहा है। तो ये एक विन है हमारे मुल्क के ट्रेडर्स के लिए। एक सवाल ये बनता है कि हम उनके साथ क्या ट्रेड करेंगे, हम बनाते ही कुछ नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो हम ढूंढ ही लेंगे। एज होस्ट कंट्री भी हम एक्ट कर सकते हैं, कहीं से सामान ला के अपने मुल्क में डंप करके वहाँ भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना और अमेरिका के टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट पाकिस्तान आए, यहाँ पाकिस्तानी मोहर लगे, जिस तरह हमारे चावल के साथ दुबई में होता है कि हमारा चावल दुबई जाता है, उसके ऊपर इंडियन बासमती की मोहर लगती है, दुनिया भर में वो एक्सपोर्ट होता है। तो हम ये वाला काम तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान UAE वीज़ा एग्जाम्पशन फॉर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स की भी एग्रीमेंट कर चुके हैं। हुआ क्या कि जब आपने पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी, जंग के अंदर जंग विन की, तो आपके मिडल ईस्ट के सारे रिलेशनशिप्स नॉर्मलाइज हो गए। आप देख रहे थे कि बड़ी सख्ती हुई थी आपकी तरफ, आपके लोगों की तरफ जो वहाँ जा रहे थे। कुवैत ने आपके लिए दोबारा बॉर्डर्स खोल दिए, आपके साथ दोबारा लेबर एग्रीमेंट्स कर लिए। अब UAE में भी आपके मामला ईज़ हो गए। ज़ाहिर है जब आप दिखाते हैं कि हम अभी भी तगड़े हैं, अभी भी बदमाश हैं, तो फिर सारे बंदे ज़रा फॉल इन लाइन कर जाते हैं। इसी तरह हमारे दफ्तर में जब थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन में गलती हुई थी ना, तार साहब एक दिन फ्लोर पे खड़े होकर ना चंगी बेइज्जती करते हैं। उसके बाद ना महीना को सेट जाता है सबका। ये एक तरह नेचुरल फिनोमिनन होता है, जब चौधरी जो है वो याद दिलाता रहे कि मैं चौधरी हूँ, डंडा फेरता रहे। तो बेसिकली पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ है, पाकिस्तान ने डंडा फेरा है।
केपी की पुलिस के पास अब एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है जो काउंटर करेगी थ्रेट्स जो ड्रोन हमले होते हैं उसके। बस जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त मेंटेन कर रही है कि जो ड्रोन हमले रिसेंट टाइम्स जो हुए हैं वो गवर्नमेंट ने नहीं करवाए, वो मिलिट्री ने नहीं करवाए, बल्कि वो टेररिस्ट ने करवाए हैं, जिसकी वजह से ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी होना केपी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और ये उनको हेल्प करेगी फर्दर ऑपरेशंस करने में। यहाँ पे मैं निशानदेही करना चाहूँगा। आपको याद है शुरू में जब नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग्स हुई थी, नई गवर्नमेंट बनी हुई थी ये शहबाज शरीफ साहब की, तो तब बात हुई थी केपी में एक ऑपरेशन की। तो अली मीन गंडापुर साहब ने इतनी भड़के मारी थी कि जनाब मैं ये होने नहीं दूंगा, मैं मर जाऊँगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। वो सारे ऑपरेशन अब हो रहे हैं, हर कुछ हो रहा है। उसी ऑपरेशन के चक्कर में ये एंटी ड्रोन टेक मिली है केपी की पुलिस को। तो अली मीन गंडापुर साहब तो झूठ चुताली हैं, झूठ ही बोली जा रहे हैं। और उस वक्त भी हमने आपको कहा था कि अली मीन गंडापुर साहब ये रोक नहीं पाएंगे। वैसे हमारा मौक़िफ़ है कि आपको जंग नहीं लड़नी चाहिए, वहाँ पे नेगोशिएशन करनी चाहिए अगर नेगोशिएबल है सिचुएशन, और वो बैठ के लोकल पुलिस लोकल गवर्नमेंट तय करेगी। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब को ये वक़्त है कि जब पीटीएम वहाँ पे जिरगा कॉल करती है तो उसके ऊपर पुलिस का हमला हो जाता है। तो ये सूबा जो है केपी के का, ये अली मीन साहब नहीं चला रहे, इनके कंट्रोल में नहीं है। ये एम ही शोर मचाते रहते हैं, ठीक है। ये एम ही कहते रहते हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर, मैं बहुत बड़ा लीडर। कुछ नहीं, मज़ा नहीं आया सर, फारगी हैं। पीपीपी जो है वो एक और नूरा कुश्ती की तरफ जा रहा है। वो कह रहा है कि जो ड्रकोनियन पावर्स आपने एफबीआर को दे दिए हैं कि वो लोगों को फ्रॉड केसेस में, टैक्सेशन के केसेस में अरेस्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है और हम इसके ऊपर रजामंद नहीं हैं। हम इसके ऊपर अलायंस कायम करेंगे और हम इसके ऊपर मज़म्मत करेंगे। यानी कि उन्होंने नून लीग को दोबारा धमकी दी है कि सानू कुछ दियो, जेड़ा कोई सानू देता है तो असीं खा खू लिया, हज़म कर लिया, बजट तुहाडा असीं अप्रूव करा देने, लेकिन सानू मज़ीद कोई चीज़ चाहिए। ये बहुत अजीब सी सिचुएशन होती है जो ये सियासतदान मेरे और आपके खून पसीने को लेवरेज करते हैं। पीपल्स पार्टी को रद्दी बराबर की फ़र्क नहीं है लोगों के बारे में, रद्दी बराबर की फ़र्क नहीं है। अभी इस वक्त 25% बारिश ज़्यादा होनी है पंजाब में पिछले सालों के बनिस्बत। तो यहाँ पे जो एक तबाही होनी है इसकी परवाह किसी को नहीं है, ठीक है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने टैक्समैन के हवाले से कि फ़्रॉड के केसेस में आप बंदों को उठाए वक्त बड़ी परेशानी का इजहार कर दिया। क्यों किया है? कि ये फ़्रॉड के मुकदमे किनके बन रहे होते हैं? मेजॉरिटी एलीट के बन रहे होते हैं, अमीर तबके के बन रहे होते हैं, इनके डोनरों के बन रहे होते हैं, इनके दोस्तों के बन रहे होते हैं। तो ठीक है, ये नुक्ताचीनी चल रही है। वैसे मैं आपको एक निशानदेही कर देता हूँ, ये मुझे कल ही पता चला है। इस वक्त पूरा नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया में स्पिन किया जा रहा है बिलावल भुट्टो साहब का डिप्लोमेटिक मिशन कितना अच्छा था, कितना उन्होंने अच्छा रिजल्ट निकाला। इवन शहबाज शरीफ साहब ने तारीफ़ की। और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो अपने नाना अबू की झलकी हैं, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की। सबसे पहली चीज़, अगर ज़िंदगी में कोई आपको कहे कि आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह हैं तो वो आपको गाली दे रहा है। वो आपको गाली क्यों दे रहा है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क के 2 हिस्से किए थे। बांग्लादेश के रोल में उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। जमहूरियत को डिरेल करने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्रिटिकल रोल था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो इस्लामाइजेशन का प्रोजेक्ट आप ज़ियाउल हक़ को एट्रीब्यूट करते हैं ना, भुट्टो ने शुरू किया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान में मैसेकर करवाया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक फैशिस्ट आदमी था जिसने FSF बना कर लोगों पे जुल्म और बर्बरियत की थी। तो ज़िंदगी में कोई कहना कि यार तू जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह, तो आप डायरेक्ट उसको गालियाँ दिया करें। और बिलावल साहब को जो आप कह रहे हैं कि वो ग्रेट लीडर बनते जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिलावल साहब का डिप्लोमेटिक मिशन को 0 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलते हैं। पूछें क्यों? उन्होंने बातें बड़ी अच्छी की होंगी, मीम्स टिकटॉक्स बनवा ली होंगी, लेकिन पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा जो सक्सेस हुआ है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उसमें सिविलियन गवर्नमेंट का रोल ही कोई नहीं था, बल्कि जनाब सिविलियन गवर्नमेंट तो किसी ने बुलाया भी नहीं था। तो ये एक नैरेटिव है नया मार्केट में जो स्पिन किया जा रहा है। मैंने कई न्यूज़ चैनल्स देखे हैं, कुछ पॉडकास्ट देखी, तो मैं क्या समझ गया कहानी क्या है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत को कम करने के लिए जितने भी चीज़ें होती हैं, ट्रेंड्स बनते हैं, वो नहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो अब एक नया चीज़ लॉन्च की जा रही है और उसी मॉडल पे की जा रही है, स्लो वॉकिंग सिग्मा मीम्स की, ठीक है। लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा। दुआ करें यार, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सीज़ फायर हो गया है, लेकिन ओवरऑल दुनिया बहुत एक टेनुअस पोजीशन के अंदर है
और दुआ करें कि मज़ीद जंगें अवॉइड हों, लेकिन वैसे लग नहीं रहा होंगी। आने वाले सालों में जंगों ने इंक्रीज़ ही करना है, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड में होता ही ऐसे। तो हमने तो अमन की दुआ करनी होती है, बेहतरी की दुआ करनी होती है, उम्मत की दुआ करनी होती है। तो काइंडली कीजिएगा। बाकी आपका सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।